नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 39 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में विशेषण की चर्चा को हमने जारी रखा था। उस कक्षा में हमने देखा था कि विशेषण का जो भेद है संख्यावाचक विशेषण, उसमें निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक, ये तीन तरह इनके भाग हो जाते हैं। फिर उनमें हमने निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे करके, और अनिश्चित में कुछ थोड़े सब ऐसे, और परिमाण में 1 किलो, 2 किलो, 1 सेर, सवा सेर, इस तरह से 1 भर। तो ये सब परिमाणबोधक विशेषण है। उसके बाद हमारा तीसरा विशेषण था सार्वनामिक विशेषण, जो हमने देखा था कि जो भी सर्वनाम संज्ञा के पहले आए, जस्ट पहले, तो वो सर्वनाम में रहकर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। और निजवाचक तथा पुरुषवाचक को छोड़ के बाकी चारों सर्वनाम जो हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये चारों सर्वनामिक विशेषण के रूप में आते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने एक प्रविशेषण टर्म आया था, वो देख लिया था कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज है और तेज के पहले आप बहुत लगा दो तो राम बहुत तेज है, यहाँ बहुत जो शब्द हुआ वो प्रविशेषण हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की थी, एक तो ये तुलनात्मक विशेषण के बारे में देखा था कि तुलना करने के लिए मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जो अंग्रेजी में पॉजिटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज जो होती हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो हमने देखा था। कि हिंदी में तो वैसे अब तर और तम की जगह से ज़्यादा और से बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे करके प्रयोग होता है। तो वो अपनी थी तुलनात्मक विशेषण। और इसमें एक टॉपिक हमने और देखा था, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण जिसको हम कि उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, और विधेय विशेषण। तो इसमें विशेष विशेषण में यही था कि जो अपना विशेषण रहेगा विशेष्य के पहले रहेगा, यानी कि काला कुत्ता, कुत्ता के पहले काला शब्द। ठीक है, और कुत्ता काला है अगर इस तरह से रहे कि जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद है, कुत्ता के बाद है काला शब्द, तो इस तरह के विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो यही थी अपने पिछले कक्षा की चर्चा विशेषण के ऊपर। और निचोड़ यही है कि देखो, विशेषण, अगर विशेषण शब्द को पहचानना है ना, तो आप उसके बाद कोई संज्ञा रख के देखो। अगर आपको खुद ही लगे कि हाँ ये सुटेबल है तो वो शब्द विशेषण है। अगर उसके बाद संज्ञा को रखना संभव नहीं है तो वो शब्द विशेषण नहीं होगा। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे देखो यही उदाहरण है, प्रिय, प्रिय भाई, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप प्रेम भाई लिख सकते हो, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, प्रेम तो ऐसे नाम भी है तो प्रेम भाई बोल, जैसे प्रेम बहन, तो ऐसे कोई शब्द नहीं होता ना। तो क्या है, प्रेम खुद ही संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन प्रिय शब्द आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अच्छा शब्द है, अच्छा विशेषण है, तो कह सकते हो ना अच्छा लड़का। ठीक है, अब अच्छाई लड़का, ऐसा कुछ कह सकते हो। अच्छा से अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है ना, तो उस शब्द के बाद कोई संज्ञा रख के देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सुटेबल है, ऐसे शब्द बन सकता है, ऐसे मतलब वाक्य बन सकता है, तो वो विशेषण होगा, अन्यथा वो विशेषण नहीं होगा। तो चलिए, ये अपना टॉपिक होगा विशेषण। अब अगला अपना टॉपिक है क्रिया। तो शुरू करते हैं। यहाँ च क्रिया है।
तो क्रिया, वही बेसिक परिभाषा जो पढ़ते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो सब क्रिया है। जैसे कुछ भी खाना, हंसना, रोना, गाना, पीना, कोई भी ऐसी जो कि एक्टिविटी कुछ हो रही हो, कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा हो, वो शब्द क्या है? क्रिया है। तो वही परिभाषा लिखेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, खाना, हंसना इत्यादि, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द क्रिया है। ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है धातु। तो धातु देखो, मतलब ये जो मेन क्रिया है ना, इनका जो मूल शब्द, जैसे सब में आप देख रहे हो कि ना ऐसे करके लगा हुआ है, तो ये पढ़, चल, खा, ये सब जो शब्द है ना के अलावा हंस, तो ये इसकी मूल शब्द है जिनसे इन क्रियाओं का निर्माण होता है। तो जो ये मूल शब्द होते हैं क्रिया के निर्माण में, जो मूल शब्द होते हैं वो धातु कहे जाते हैं। ठीक है। तो क्रिया का निर्माण जिन मूल शब्दों से होता है उसे धातु कहते हैं। तो ये हिंदी का धातु है। वैसे आपने विज्ञान में भी धातु पढ़ा होगा ना, धातु, खनिज और ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो धातु नहीं है ये अपना व्याकरण का धातु है, हिंदी का धातु। और मूलतः संस्कृत में भी ज़्यादा प्रयोग होता था। ठीक है। क्योंकि वहाँ धातु रूप होते थे ना, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रयोग होता था। तो इस शब्द से आप परिचित हो जाओ, बस यही बताना था मुझे कि जिन मूल अक्षर से ये, जैसे अपना पढ़ना में धातु क्या है? तो ये पढ़, ठीक है, यही धातु है। ठीक है। क्योंकि देखो धातु क्यों है, ये मूल अक्षर क्यों है? क्योंकि आप इन्हीं में चेंजेस कर सकते हो। अगर करता मतलब वर्तमान काल रहेगा तो क्या कहोगे? वह पढ़ता है। भूतकाल रहेगा तो कहोगे उसने पढ़ा। ठीक है। और भविष्य काल रहेगा तो वह पढ़ेगा। तो मेन जो शब्द है ना वो पढ़ है। पढ़ में ही आप दूसरे प्रत्यय लगा के उसमें आप परिवर्तन कर रहे हो। तो जो मेन वो अक्षर है ना, मेन जो शब्द हैं, जो मूल शब्द जिनमें ना या जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो धातु कहे जाएंगे। जैसे खाना में खा, ठीक है, गाना में गा, जाना में जा, ये सब क्या है? ये सब, ठीक है, ये सब धातु है। तो ये हो गया क्रिया और धातु। अब क्रिया के जो भेद हैं, बहुत तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से जो क्रियाएं हैं ना, जो महत्वपूर्ण हैं, उनको देखते जाएंगे और उनकी परिभाषा और उदाहरण समझते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्रिया के भेद के बारे में।
जैसे देखो अगला, पहले मैं एक शब्द लिखता हूँ कि राम आम खाता है। ठीक है, तो जब कारक पढ़ेंगे तो वहाँ तो और विस्तार में हम देख लेंगे कर्ता कर्म करण, लेकिन अभी कर्ता कर्म आप समझ लो। तो राम जो करने वाला है, खा कौन रहा है, राम, तो करने वाला क्या हो गया, कर्ता। ठीक, कल भी मैं बता रहा था आपको। आम हो गया कर्म, खाता है तो किसको खाता है, यहाँ को का जवाब जो मिलता है ना वो कर्म होता है, तो आम। और ये हो गया अपना पूरा क्रिया। ठीक है, ये पूरा पाठ क्रिया है, खाता है। लेकिन अब इसमें देख रहे हो कि एक मुख्य क्रिया तो खाना है, इसके साथ ये है आ रहा है, तो ये हो जाती है मुख्य क्रिया। ठीक है, और ये जो है, था, ये सब जो आते हैं ये है सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो मुख्य क्रिया कौन कौन से हो जाएंगी, खाना, हंसना, जो वही ना वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, रोना, गाना, लेटना, ठीक है, जाना इत्यादि, ये सब क्या है, ये मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी, जैसे है, हैं, हूँ, ठीक है, था, थे, थी, सकना, ठीक है, पढ़ना इत्यादि, ये जो है। अब मैं खा सकता हूँ, तो वहाँ खा जो हुआ वो तो मुख्य धातु हो गया, सकता हूँ ये क्या हो गया, मतलब मुख्य क्रिया हो गया, और खा सकता हूँ मैं, सकता हूँ हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, तो जो मुख्य क्रिया के सपोर्ट में, क्योंकि सहायक क्रिया भी जरूरी है, क्योंकि बिना उसके वो वाक्य पूरा होगा नहीं। तो ये हो गया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब उसके बाद देख लो, सकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, देखो नाम से लग रहा है ना, सकर्मक कर्म आ रहा है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। तो सकर्मक जिसमें कर्म की संभावना हो। ठीक है, और अकर्मक क्या हो जाएगा, जिसमें कर्म की संभावना न हो। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, खाना, ठीक है, पढ़ना, कहना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया हैं। और अकर्मक जैसे हंसना, रोना, जाना, ठीक है, आना।
तो ये ऐसी क्रिया है ना कि इसमें कर्म आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि वो हंसता है, तो क्या हंसता है, ऐसे यहाँ कोई कर्म नहीं मिल पाएगा, बस हंसता है। अगर ये रहेगा कि वो खाता है, अगर यहाँ क्या लगाओगे वो क्या खाता है, तो आप बता सकते हो वो आम खाता है, वो रोटी खाता है, कुछ आप शब्द बता सकते हो। तो सकर्मक अकर्मक को अलग करने का सबसे इजी तरीका है कि उसके बीच में क्या शब्द रख के प्रश्न पूछ लो। अगर जवाब मिल रहा है तो सकर्मक है, क्या यानी किस चीज़ को, ठीक है, यानी को का जवाब मिलना चाहिए। और अगर ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक, इसके नीचे लिख लेना कि क्या का जवाब मिले तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। और क्या का जवाब ना मिले तो अकर्मक, ठीक है। जैसे कि लिखोगे आप, तो समझे वो खाना, तो वह खाता है। अब यहाँ पूछोगे कि क्या खाता है, तो आपका जवाब मिल सकता है कि रोटी, ठीक है। लेकिन अगर कहोगे कि वह जाता है, तो उसको पूछोगे क्या जाता है, तो एक तो पहले कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो ऐसा कुछ आपको जवाब, यानी कहाँ जाता है बता सकते हो, लेकिन क्या जाता है ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना। तो जहाँ क्या का जवाब मिल जाएगी, क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या कहता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सकर्मक हो जाएगा। अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है तो वो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब अगला आता है द्विकर्मक, सॉरी, द्विकर्मक क्रिया। तो दो वर्ड आ गए, यानी कि दो दो कर्म, तो जिसमें दो कर्म हो, ठीक है। तो वैसे क्रिया क्या हो जाएंगी, दो कर्म, द्विकर्मक। जैसे मैं लड़के को पुस्तक पढ़ाता हूँ, तो देखो एक तो लड़के को, यहाँ भी कर्म हो गया, को आ गया तो मतलब वहाँ तो कर्म ही है, तो ये तो कर्म ये हो गया। और क्या क्या पढ़ा हूँ, तो पुस्तक, पुस्तक यहाँ भी कोई छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये भी कर्म हो गया। तो इस तरह से कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी आ जाते हैं, तो वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं कि ये द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं, ठीक है। मैं लड़के को पुस्तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद एक संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया।
तो जिसमें कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं ना कि उसमें दो दो क्रियापद हो जाते हैं। जैसे वह गिर पड़ता है, तो गिर पड़ना, ठीक है, गिरना भी पड़ना भी, ऐसे करके कि दो क्रियापद होंगे तभी वो पूरा हो पाएगा। जैसे वह गया, तो ये एक क्रियापद है, बस गया है, ये इसके साथ और कुछ नहीं है। लेकिन वह गिर पड़ता है, वह लेट जाता है, ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं कि इसमें दो से अधिक क्रियापद हो, तो लेटना और जाना ऐसे दो करके बन रहा है ना, तो दो या दो से अधिक क्रियापद, दो या दो से अधिक, तो ऐसे कम ही चांस बनेंगे। दो क्रियापद हो जिसमें, ऐसे लिख लो आप, दो क्रियापद, जैसे वह गिर पड़ता है या वह गिर पड़ा, ठीक है, तो गिरना पड़ा ऐसे करके, वह लेट गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्रिया हो जिसमें कि दो दो क्रियापद हैं, तो क्या कहे जाते हैं, संयुक्त क्रिया, ठीक है। चलिए अगला समापिका और असमापिका, इसको मिटा रहा हूं मैं। समापिका और असमापिका क्रिया, देखो नाम से ही पता चल जा रहा है ना, समापन से बना है ना समापिका असमापिका, जिसमें समापन ना हुआ हो। तो जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, एक वाक्य लिख रहा हूँ, राम खेलेगा, तो खेलेगा, यहाँ पे ये क्रिया खत्म हो गई, किसी और क्रिया की जरूरत भी नहीं है, तो ये हो जाएगी समापिका क्रिया। अब जैसे प्रिया नाचती है, देखो क्रिया का समापन यहाँ भी क्रिया है, कि यहाँ क्रिया का समापन नहीं हो रहा है, क्रिया का समापन कहाँ हो रहा है पे, तो यहाँ जो नाचती हुआ वो क्या हो जाएगी, असमापिका। और चूंकि है से ये वाक्य पूरा हुआ, समापन हुआ, तो इसको कहेंगे समापिका क्रिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया समापिका और असमापिका। तो समापन मतलब किसी चीज़ का पूरा होना, फिनिश होना, और अगर ना हो तो उसके आगे अ से उसका विपरीत हो जाता है, तो असमापिका क्रिया, ठीक है। अब अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि हम उनका सुझाव ले सकें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।